हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्लेम लर्निंग ह्यूमैनिटीज। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। सो ट्रेन खुल चुकी है और पहला जो जंक्शन था वो था वन शॉट को कंप्लीट करना। आई होप कि आप इस चैप्टर के वन शॉट को आपने कंप्लीट कर लिया होगा। देन नोट्स का जंक्शन आता है और सबसे लास्ट में आता है पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लेना, पीवाईक्यूज को एक बार समझ लेना। पिछले 15 साल के पीवाईक्यू को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे ये पता चला कि कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो आपका ये फर्ज बनता है कि इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करके लेके जाओ ताकि बोर्ड्स में आप अच्छे स्कोर कर लो। 90 to 95% क्वेश्चंस इसी से बनने वाले हैं। और मैं कुछ एडिशन मैंने लिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा था, तो उन चीज़ों को आप डिस्कस कर लो। एंड आपको बता दो कि इस सेशन का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं चलिए इस वीडियो के साथ। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हाय, माय नेम इज आयुष राज एंड लेट्स स्टार्ट विद द 2 मार्कर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाईलाइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के 2 बेनिफिट बताने कि भाई क्या फ़ायदे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के। 2019 में सवाल था। उसके बाद वाई आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएन रिक्वायर्ड। अगेन सवाल एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। 2013, 2011, 2010, 2009 कई बार आ चुका है। तो मतलब ये सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। 2 मार्कर में आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उनका महत्व बताने के लिए। आप इसमें से यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दे दिए हैं, आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो बहुत सारे ग्लोबल इशूज़ को। बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसको एक कंट्री मिलकर अकेले से सॉल्व नहीं कर पाएगा। लाइक एनवायरमेंटल वाले इशू हो गए, एपिडेमिक्स हो गए, वॉर हो गया, पीस मेकिंग हो गया, ये सब अकेले की बात नहीं है। तो इसके लिए कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है, एक फोरम देता है ताकि वहाँ पर कंट्रीज डिस्कस कर सके इन इशूज़ को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर मान लो के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ कवायद निकाली गई, कुछ रूल्स बनाए गए, या कुछ एक डिसीजन पे पहुंचा गया है कि हम लोग ये चीज़ करेंगे, लाइक कार्बन एमिशन को कम करेंगे, तो उसके लिए रूल तो बनाया जाएगा ना। और ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई देश उस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या सजाएं दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर, इन सब चीज़ों के लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन विद दीज कंट्रीज दोज मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपसे 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 4 मार्कर का सवाल आए तो आप इन चारों पॉइंट को लिख सकते हो। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंशन द नेम्स ऑफ 6 ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 4 मेन ऑर्गन के नाम बताने हैं, 6 मेन ऑर्गन के नाम बताने हैं। आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है यूनाइटेड नेशंस के, उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है यूनाइटेड नेशन 1945 में एग्जिस्टेंस में आया था। उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट है, देन इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट 6 ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि 1994 के बाद से ऑपरेट करना उसने बंद कर दिया। तो दीज आर द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। आपसे 4 पूछा जाए आप 4 का जवाब दोगे, 6 आपसे पूछा जाए तो 6 का जवाब दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप 4 क्राइटेरिया बताओ कि उन किन क्राइटेरिया पे एक परमानेंट मेंबर को एक जगह मिलेगी। मतलब आपको पता है कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर है, लेकिन अगर मान लो कि किसी एक और परमानेंट मेंबर को ऐड करने की ज़रूरत महसूस हुई तो क्या क्राइटेरिया होंगे कंट्रीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 10/13/2019 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ये सारे क्राइटेरिया है। अगर आपसे 4 क्राइटेरिया पूछा जाए, आप उसमें से 4 क्राइटेरिया लिख दो, 6 क्राइटेरिया पूछा जाए 6 लिख दो। मैंने 6 क्राइटेरिया को लिस्ट कर दिया है। मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन बजट में। ऐसा नहीं कि बहुत कम पैसे दे रहा है, इक्का दुक्का रुपया दे रहा है और बोल रहा है कि भाई हमें बना लो परमानेंट मेंबर। नहीं, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। पॉपुलेशन के टर्म्स में एक बड़ा नंबर होना चाहिए, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स से रिस्पेक्ट करता होना चाहिए, और एक ऐसे कंट्री को ऐड किया जाए ताकि जो परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो कंपोजिशन है उसको और ज़्यादा एनरिच करे। उस परमानेंट मेंबर ऐसे कंट्री को ऐड किया जाए जो जोग्राफिकल वाइज या कल्चर वाइज इन सिक्योरिटी काउंसिल को और ज़्यादा एनरिच करे। मतलब ऐसे क्षेत्र से किसी कंट्री को चूज़ किया जाए जहाँ का रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है।
राइट। जैसे मान लो कि मिडिल ईस्ट से आपने ले लिया, अफ्रीका से ले लिया, राइट, या फिर साउथ एशिया से ले लिया, इन सब देशों का, या इवन कि लैटिन अमेरिका से, तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो और कल्चर अलग है, या लैंग्वेज अलग है, या उनकी इकोनॉमिक स्थिति अलग है, इकोनॉमिक सिस्टम उनका अलग अलग है, तो उन सब देशों को ऐड किया जाए। ऐसा नहीं कि एक ही जैसे सिस्टम और एक ही जैसे इकोनॉमी वाले देशों को ही केवल वहाँ पे परमानेंट मेंबर पे बनाया जाए। तो दीज आर द क्राइटेरिया ऑन विच यू कैन सेलेक्ट अ न्यू परमानेंट मेंबर इफ द सिचुएशन अराइज। Next question. How many member nations, member countries have got veto power in the United Nations Security Council and why? कितने देशों को मिला हुआ है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन की अगर बात करो तो वहाँ पर 10 देश आपको नॉन परमानेंट है और जो 5 देश हैं वो परमानेंट है। तो उन देशों को ही वीटो पावर मिला गया है। कौन से वो देश हैं? यूएस, यूके, चाइना, रशिया एंड फ्रांस, उनके पास ये चीज़ है। और ये एक प्रिविलेज पोजीशन है। आप समझ ही सकते हो कि उनके पास ये प्रिविलेज पोजीशन क्यों आता है, क्योंकि वीटो पावर अपने आप में एक ऐसा पावर है जिसके तहत आप किसी भी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर सकते हो। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही बृहत रूप में, लेकिन यहाँ पर ये समझो कि प्रिविलेज पोजीशन मिलता है और ये पोजीशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिया गया। और क्यों दिया गया? क्वेश्चन आपका ये था कि ये 5 कंट्री ही क्यों सिलेक्ट किए गए? बिकॉज दीज वर द बिग पावर एट दैट टाइम एंड ऑल्सो द विक्टर्स। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ये जो 5 कंट्री थे ये विक्टर्स थे, मतलब कि जीतने वाले देशों में थे। और उन्हीं सब देशों ने मेजरली यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया था। तो इन सब देशों को ये हाथ में बागडोर दी गई। हाँ, आप कह सकते हो कि चाइना नहीं था उस समय उतना बड़ा पावर, बट यस कि वो भी एलाइज पावर के अंदर में ही था और इस कारण से भी उस समय में ये चीज़ें निकल गया कि चाइना को वो दे दिया गया सीट, परमानेंट सीट। हालांकि अलग अलग कारण भी इसके साथ मिले हुए थे, बट मेजरली यही था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही बड़े पावरफुल कंट्री थे। बिकॉज ऑफ दैट दे वर सेलेक्टेड फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। Next question is, give any 2 arguments of some country which oppose the Indian inclusion in the United Nations Security Council as a permanent member. क्या क्यों इंडिया को रोकते? इंडिया बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि उसको भी परमानेंट मेंबरशिप मिले, लेकिन बहुत सारे देश इस चीज़ को अपोज करते हैं। क्या रीज़न है? पहला रीज़न कि इंडिया के पास भाई न्यूक्लियर वेपन है और इसके कारण से जो दुनिया में नॉन प्रोलिफरेशन का एक पूरा जो एक मुहिम चलती है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए देशों के पास, या अगर है तो ख़त्म किया जाना चाहिए। उस समय अगर एक न्यूक्लियर वेपन वाले देश को परमानेंट मेंबरशिप दी जाएगी तो दुनिया में क्या एक उदाहरण बन के पेश किया जाएगा। तो इस कारण बोलते हैं कि नहीं इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है और इस चीज़ को इंडिया पीस मेकिंग में एक सही भागीदारी नहीं निभा रहा है, इसलिए इंडिया को वहाँ पे जगह नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर इंडिया को जगह मिला तो और भी तो कंटेंडर है, इंडिया के और भी तो कंपटीटर है। ब्राज़ील बोलेगा कि भाई हमें भी दे दो जगह, जर्मनी बोलेगा, जापान बोलेगा, साउथ कोरिया बोलेगा, वो सभी बोलेगा कि भाई हमें भी जगह मिलनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि जो इंडिया है उसका चाइना और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, कई बार युद्ध की स्थिति भी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में पीस मेकिंग के लिए जो बनाई गई संस्था यूनाइटेड नेशंस है वो कैसे फंक्शन करेगा अच्छे तरीके से। सो इन कारणों से बहुत सारे देश इंडिया के इंक्लूजन को अपोज करते हैं, और कौन से देश अपोज करते हैं आप समझ ही सकते हो कौन सा देश है। बट आपसे 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया और 2 आर्गुमेंट्स ही पूछे गए थे, तो आप इनमें से कोई भी 2 आर्गुमेंट लिख सकते हो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 50 वर्ड आपका वर्ड लिमिट होता है। अब आते हैं 4 मार्कर क्वेश्चन पे, जिसमें वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स का होता है। क्वेश्चन, व्हाट इज वीटो पावर? वीटो पावर क्या है? Give any 3 reasons why veto power of permanent members of Security Council cannot be abolished। मतलब क्या रीज़न है जिसके कारण से, क्या वो 3 रीज़न है जिसके कारण से आप ये कह सकते हो कि वीटो पावर को एबॉलिश नहीं किया जा सकता है। 2008 का ये सवाल है। सबसे पहले आप वीटो पावर को डिफाइन करोगे। ये सवाल 2 पार्ट में बटा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। और अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, जैसे ये 2+2 लिखा रहेगा, या फिर ये 1+3 का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो पहला पार्ट एक छोटा सा पार्ट बनता है, व्हाट इज वीटो पावर, ठीक है। इसके आपको 1 मार्क मिलेंगे और यहाँ पर 3 रीजन दिए गए, इसके आपको 3 मार्क मिलेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग होती है। सबसे पहले आप वीटो पावर को डिफाइन करोगे। तो वीटो पावर एक क्या है? एक नेगेटिव मैनर में यूज़ किया जाने वाला पावर है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो किसी भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, अगर सारे देश भी किसी चीज़ के लिए सहमत हैं, लेकिन अगर वो वीटो पावर यूज़ कर लेंगे तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मतलब उस डिसीजन को रोक दिया जाएगा। वीटो पावर ये होता है। किन देशों के पास वीटो राइट है इसको भी आप मेंशन कर दोगे एक पॉइंट में। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आओगे कि 3 रीज़न बताइए। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि
परमानेंट मेंबर कहते हैं कि हमें एक दूसरे पर चेक रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यूएस और यूएसआर एक ज़माने में जब हुआ करता था कोल्ड वॉर के समय, तो उस समय में एक दूसरे के डिसीजन मेकिंग में चेक लगाने के लिए, डिसीजंस को रोकने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ लिए जाने वाले डिसीजन को रोकने के लिए वीटो पावर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो परमानेंट मेंबर कहते हैं कि भाई मेरी एबिलिटी पर ये चेक लगा दे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई अगर वीटो पावर हटा दोगे तो ये समझना चाहिए कि परमानेंट मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता कि वो काहे काहे को वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन के रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही चीज़। अगर वीटो पावर हटा दोगे, वीटो पावर के कारण ही तो वो वहाँ पर बने हुए हैं। अगर वही चीज़ हटा दोगे तो फिर उनका कोई रह नहीं जाएगा इंटरेस्ट, फिर यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल जाएंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ें करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि अगर आप वीटो पावर को हटाने की प्रक्रिया में जाते हो, तो वीटो पावर हटाने के लिए कोई वीटो यूज़ कर देगा, तब क्या करोगे? मान लो कोई डिसीजन, अब एक डिसीजन लेते हैं सब लोग मिलके, कुछ लोगों की मति बेहतर होती है और उन लोगों ने सोचा चलो यार वीटो पावर को हटाने का हम लोग डिसीजन लें। लेकिन उस डिसीजन को हटाने की प्रक्रिया में ही किसी देश ने मान लो वीटो यूज़ कर लिया, तो तब क्या होगा? तो इन कारणों से आप कह सकते हो कि वीटो पावर हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं, बट हाँ, मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ? व्हेन वाज इट सेट अप? हाउ डज इट फंक्शन? 3 पार्ट में सवाल है। डब्ल्यूटीओ के सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका डेफिनेशन, मतलब एक फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना है 1995 में की गई थी और ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट का एक सक्सेसर के रूप में निकल के आया है। अभी के समय में 1 से 64 मेंबर है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप मेंशन करते हो और हाईलाइट करते हो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है करंट मेंबरशिप इसकी, तो ये चीज़ आप ज़रूर रखना। इसका मेन मकसद क्या है? वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करना, रेगुलेट करना, ताकि फ्री ट्रेड हो सके दुनिया में। इसके फंक्शनिंग की अगर बात करूँ तो ये इसका मेन फंक्शन तो यही है कि ट्रेड वगैरह को फैसिलिटेट करना, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। लेकिन इसके जो डिसीजंस होते हैं भले ही यूनानिमसली लिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा इंटरफेरेंस होता है बड़े पावर्स का, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, इन सब देशों का है। ठीक है, ये सब कंट्री क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर रूल्स को फ्रेम कर देते हैं और कई बार डेवलपिंग कंट्रीज़ के डिमांड और इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करते हुए ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक उनके डिसीजंस, उनके फेवर में डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। तो ये एक थोड़ा क्रिटिसिज्म डब्ल्यूटीओ के लिए निकल के आता है। इवन कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये चीज़ें निकल के आती हैं। Next question. As decided by the member states in 2005, highlight any 4 steps to make the United Nations more relevant in the changing context. मतलब बदलते समय के साथ साथ क्या वो बदलाव है जो कि एक तरह से किया गया था 2005 मेंबर स्टेट के द्वारा कि भाई हम लोग ये बदलाव लेके आएंगे। 2014 में, 2012 में, 2011 में तीनों बार यही सवाल निकल के आई कि भाई क्या बदलाव? वो बदलाव कुछ इस प्रकार के हैं। 2005 में डिसाइड किया गया कि पीस बिल्डिंग एक कमीशन बनाया जाएगा ताकि दुनिया में कभी भी अगर पीस को हानि पहुंचती है या पीस में कुछ दिक्कतें निकल के आती हैं, कहीं भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन राइज होते हैं, तो वो एक काम करेगा पीस बिल्डिंग के लिए। उसके बाद अगर कहीं पर भी डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर इंटरफेयर करके उस चीज़ को करेक्ट करें। उसके बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए जो कि 2006 में स्टैब्लिश भी हो गया, वहाँ से ऑपरेशन भी काम करना स्टार्ट कर दिया। और फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को ठीक ढंग से अचीव करने के लिए, तो क्योंकि 2000 में ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया था, लेकिन वो चीज़ जब 2015 तक टारगेट था तो ये एक चीज़ निकल के आई थी कि भाई इसको भी अचीव करने के लिए हम लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब एग्रीमेंट्स या ये सब डिसीजंस लिए गए थे। Next, state any 6 post-World War changes that have necessitated reform to make the UN work better. पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद क्या ऐसी स्थितियां निकल के आई जिसके कारण आप कह सकते हो कि भाई यूएन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी या उसकी ज़रूरत है? 2016 और 17 का ये सवाल है। पोस्ट कोल्ड वॉर बहुत सारे चेंजेस निकल के आए। पहला सोवियत यूनियन ही टूट गया, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ा पावर बन गया था, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था। रशिया और यूएस के बीच के रिलेशंस बदल गए। उसका जो साल का सक्सेसर है रशिया, उसका रिलेशंस अब यूएस से बेटर है, पहले के समय से बेहतर है। चाइना और इंडिया बड़े पावर्स के रूप में राइज हो गए। एशिया की इकॉनमी काफ़ी बड़े लेवल पे ग्रो हो गई। इवन चाइना की बात करो, इंडिया की बात करो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करो, उन सब देशों की इकॉनमी काफ़ी ग्रो हो गई। साथ ही साथ दुनिया में नए नए प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं, जैसे जेनोसाइड हो गया या एपिडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, राइट।
इवन कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ये सब नए मसले निकल के आ रहे हैं। तो दुनिया में ये सब भी मसले, क्योंकि टेररिज्म की अगर बात करो 1990s के बाद ही दुनिया में ये चीज़ें ज़्यादा बड़े स्केल पे होने लगी थी, राइट? तो ये सब चीज़ें नए समय के साथ साथ बदलते गए। कोल्ड वॉर के बाद की ये चुनौतियाँ निकल के आई, जिसके कारण यूएन में रिफॉर्म्स की मांग उठती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी उसमें जो यूएस का इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा। इस स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करना है। सबसे पहली चीज़ कि भाई, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद सबसे बड़ा जो पावर बच गया था वो यूएस बन गया था। उसका अनमैच्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, मतलब उसको मैच करने वाला कोई भी दुनिया में पावर नहीं है। पर्टिकुलरली अगर बात करूँ यूनाइटेड नेशन में, तो फाइनेंशियल लिवरेज काफ़ी ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो यूनाइटेड स्टेट्स देता है। वीटो पावर है यूएस के पास। जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली में यूएस में ही स्थित है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। यूएस के बहुत सारे सिटीजन्स यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं। एक तरह से कह सकते हो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं यूनाइटेड नेशन में वो यूनाइटेड स्टेट्स के ही हैं। तो इन कारणों से आप कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है यूनाइटेड नेशंस। 6 मार्कर क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1945, हाउ डज इट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसी। 2016 और 2017 दोनों साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यूनाइटेड नेशंस के इवोल्यूशन के बारे में बताना है। यूनाइटेड नेशंस 1945 में फॉर्म हुआ था बाय साइनिंग द चार्टर एंड इट वाज साइंड बाय 51 मेंबर स्टेट्स। इसका मतलब 51 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना। इसमें यही चीज़ें थी कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करके रखना, और अगर वॉर अराइज हो जाता है या वॉर शुरू हो जाता है तो वहाँ पर जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करना। बहुत सारे इसके ऑर्गन्स है, एजेंसीज है। करेंटली इसके 193 मेंबर स्टेट्स है। यू शुड अंडरलाइन दिस लाइन। अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पर 5 मेंबर स्टेट जो कि परमानेंट रहते हैं और 10 मेंबर स्टेट जो कि नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो राइट्स होते हैं। लेकिन वही मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करूँ तो वहाँ पे सारे मेंबर्स हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर होते हैं सारे वहाँ पर मेंबर होते हैं, और सबके पास एक एक वोट होता है। सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं सेक्रेटेरिएट को, और सबसे इंपॉर्टेंट फिगर वही होते हैं। वही आईसीजे की बात करूँ तो उसमें 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं, जो कि लीगल इशूज़ पे काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज है। स्पेशलाइज एजेंसी ये तो हो गया उसके प्रिंसिपल ऑर्गन। उसके बाद ये स्पेशलाइज एजेंसी भी हैं, जैसे WHO, यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, IMF, ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं। इसमें WHO, यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता है द डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्री। यूनेस्को का काम है एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स को बढ़ावा देना। तो ये उसके काम है और इस तरीके से फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रिफॉर्म्स के बारे में आपको बताना है जो कि यूनाइटेड नेशंस में नेसेसरी माने गए आफ्टर द कोल्ड वॉर, कि मतलब कोल्ड वॉर के बाद ये सारे रिफॉर्म्स होने ही चाहिए। और ये सवाल 2019 में, 2017 में ऐसे पूछे गए, अलग अलग तरीके से पूछे गए, लेकिन इसके सारे के मायने अगर आप देखोगे सबका मतलब वही चीज़ है। तो एक क्वेश्चन है उसको अलग अलग तरीके से फ्रेम करके बार बार पूछा जा रहा है, और ये चीज़ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो लिमिटेड नंबर में ही बनाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखोगे कि इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस आप कर लोगे। 4 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म की बात करूँ, सबसे पहला रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है, मतलब उससे जो 15 मेंबर है, वो नंबर पहले 11 हुआ करता था, लेकिन उसमें जो परमानेंट मेंबर है ना, उसका नंबर 5 का 5 ही है। ठीक है, 11 से बढ़ के 15 कर दिया गया, लेकिन परमानेंट मेंबर का नंबर वो 5 के 5 ही है। 5 ही के 5 ही वीटो राइट है। उसके अलावा और भी मेंबर का इंक्लूजन वहाँ पर नहीं हुआ है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रियलिटीज़ को ये कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है? उस ज़माने में जो बड़े पावर थे वही बन के रह गए, आज तक वही चीज़ें निकल के आई। तो उसमें उसको रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें ना एशिया का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं। उसके बाद बजटरी प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन में जो डेवलप कंट्री है वो ये कहते हैं कि इसका बजटरी जो प्रोसीजर है वो बेटर होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पीस बिल्डिंग कमीशन की बात निकल के आती है, और कुछ देश ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को मेजरली काम करना चाहिए वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट को दूर रखने में और पीस बिल्डिंग के लिए। लेकिन कुछ कंट्री का कहना है कि नहीं नहीं, इन सब चीज़ों के लिए नहीं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये एक मेन चीज़ है। उसके बाद कि जुरिडिक्शन क्या होता चाहिए यूनाइटेड नेशन का, कि कुछ कंट्रीज़ का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी रोल में
उनको उनको काम करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन का जुरिडिक्शन क्या होना चाहिए। सो ये चीज़ है। और हाँ, एक पीस बिल्डिंग कमीशन में आप इस चीज़ को भी समझो कि कहाँ तक इंटरवीन करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, डिबेट चलता है। ये चीज़ तो ज़रूर है कि यूनाइटेड नेशन को इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन कितना और कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स एंड डिस्कशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फार डिड द यूएन परफॉर्म इट्स रोल सक्सेसफुली इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। एक्सप्लेन। किस हद तक यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे दोगे कि 1945 में बनाया गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। सक्सेसफुल काफ़ी कुछ जगह पे सक्सेसफुल हुई, चाहे मोजाम्बिक में हो या स्वेज कैनाल वाला 1956 का इशू, उसमें मेडिएट करने की बात आई। अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन वाला जो प्रोसेस डैग हमर्सकोजेड के अंदर में किया गया था, सेकंड जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन समय में बहुत बड़ा रोल था, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और फेलियर्स भी देखने को मिले हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें बहुत हद तक यूनाइटेड नेशंस इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर इफेक्टिव रोल प्ले करेगा, यानी कि जो यूएस हैं या जो बड़े पावर हैं वो उसमें क्या इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिली। कई जगहों पे वायलेंस होता है, कहीं यहाँ पर जाने जाती रहती है, यूनाइटेड नेशन उसमें इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया गया सूडान के बारे में, वहाँ पे डार्फर क्राइसिस हुआ था, उसमें यूनाइटेड नेशन ने बहुत मतलब रोल सही से प्ले नहीं किया था इवेंट का। तो आप कह सकते हो कि इफेक्टिवली बहुत हद तक काम नहीं कर पाता है। मेंबर स्टेट का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे जो बड़े बड़े पावर है वो यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। जो वीटो पावर है उसके कारण से कई बार क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्रिएट होती है प्रॉब्लम। ठीक है, सही ढंग से और सही एक्शन नहीं लिए जा सकते। तो आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन ने मोर और लेस सक्सेसफुल अपना रोल प्ले किया है। थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट नहीं हुआ आज तक, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यूनाइटेड नेशन को मोर स्विफ्टली एंड मोर इफेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। 3 आर्गुमेंट्स आपको बताने हैं कि किस तरीके से इंडिया को एक परमानेंट मेंबर की जगह मिलनी चाहिए, उसके फेवर में आपको 3 आर्गुमेंट देने। 2008 का सवाल है, क्योंकि 6 मार्कर्स का सवाल है, ठीक है, 3 आर्गुमेंट आपको देने हैं तो बड़े-बड़े होने चाहिए। आप इनमें से कोई भी 3 आर्गुमेंट लिख सकते हो। पहला, पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और रिसेंट डेटा के हिसाब से इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। करीब-करीब 1/5 जो लोग हैं दुनिया में वो इंडिया से ही हैं। तो इसके कारण से भाई इसको परमानेंट मेंबर मिलने चाहिए। डेमोक्रेसी की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इंडिया का, इस कारण से भी एक परमानेंट मेंबर का एक कैंडिडेट बनता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री और पर्सनल्स वहाँ पर काम कर रहे हैं पीस बिल्डिंग के लिए दुनिया में। साथ ही साथ यूएन के बजट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कभी फॉल्टर नहीं किया इंडिया ने। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने में इंडिया एक लीडर की भूमिका निभा सकता है। इंडिया हमेशा उन चीज़ को बात करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ के हितों के लिए काम होने चाहिए। तो इस कारण से आप कह सकते हो कि भाई इन ग्राउंड्स पे इंडिया के मेंबरशिप परमानेंट मेंबर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 2 बेसिक रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन व्हिच ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीज दैट दे आर नेसेसरी आफ्टर द कोल्ड वॉर। वो 2 रीज़न बताइए या 2 बेसिक रिफॉर्म बताइए जिस पर सभी लोग करीब-करीब एग्री हैं कि ये तो होना ही चाहिए। पहली चीज़, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्रोसेस, वो तो रिफॉर्म होना ही चाहिए। और पर्टिकुलरली बात होती है सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन की तो बात है ही, उसमें पर्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल की बात है कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहते हो एक तरफा है। ठीक है, बड़े पावर से वहाँ पर है, वहाँ पे कई सारे देशों, कई सारे क्षेत्रों के वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनकी बातें नहीं है, तो वो सही होना चाहिए। साथ ही साथ बजटरी प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बेटर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फिर वही चीज़ कि यूनाइटेड नेशन का जुरिडिक्शन क्या होना चाहिए, किस इशूज़ पे यूनाइटेड नेशन को काम करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं उसको डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ज़्यादा पीस कीपिंग पे काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ें निकल के आई कि यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। तो ये 2 रिफॉर्म है जिस पे ये चीज़ें निकल के आती है। यूनाइटेड नेशन को इफेक्टिवली काम करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद क्या-क्या चैलेंज निकल के आए? तो वही चीज़ जो कि 4 मार्कर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको आप सिर्फ मार्कर में लिख सकते हो। चेंजिंग पावर डायनेमिक्स कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा पावर निकल के आया, और इस स्थिति में अगर आपका केवल एक देश बहुत बड़ा पावर है, उस समय में उसके पावर को चेक करने के लिए यूनाइटेड नेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती।
यूएस और रशिया के बीच में कॉर्डियल रिलेशन हो गया है। पहले यूएसआर के साथ काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी वाला रिलेशन था, अब रशिया के साथ बेटर रिलेशन है। नई पावर का राइज देखने को मिला कोल्ड वॉर के बाद। चाइना और इंडिया जैसे बड़े पावर निकल के आए और उस समय में उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके इंटरेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। एशिया का इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, मेंबरशिप काफ़ी तेज़ी से राइज हुई है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो 15 देश निकल के आए, तो मेंबरशिप भी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद नए नए ग्लोबल चैलेंजेस जो कि अब के समय में बढ़ते चले जा रहे हैं। 1990s के बाद कुछ नए प्रॉब्लम्स निकल के आए, जो कि जेनोसाइड हो गया, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक। ये सब नए समय के प्रॉब्लम्स और इनको सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई एक देश इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है अकेले। इसके लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक छोटा सा आप कंक्लूजन भी लिख दोगे कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद बहुत सारे चेंजेस आए पॉलिटिकल लैंडस्केप में, और इस समय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि इन चैलेंजेस को अकोमोडेट करते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। सो अब इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे कि इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। मैंने इसको आपको एक बार दे दिया है ताकि ये चीज़ भी आप तैयार करके जाना। आपको जो बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके फंक्शनिंग के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं, उसमें कितने मेंबर्स हैं, कहाँ उसका हेड क्वार्टर्स है, और उसके कुछ अगर आप फिर कह सकते हो क्रिटिसिज्म है, उसको भी आप ज़रूर तैयार करके जाना। सबसे पहले चीज़ यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी कई प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इसके स्पेशलाइज एजेंसी है, चाहे वो WTO हो गया, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, आगे वर्ल्ड बैंक, IMF एंड IEA, इन सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, क्या काम होता है इसका, और फंक्शन क्या है, या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने मेंबर नेशन। इसके अलावा NGO, दो NGO के बारे में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, इससे क्वेश्चन ज़रूर निकल के आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको तैयार करके लेके जाना और बनाकर याद रख के प्रैक्टिस कर लेना। राइट, सो दैट्स इट इन दिस लेसन, और आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द इंस्टाग्राम। राइट, एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर आप इसका जो PDF है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मतलब डाउनलोड कर सकते हो, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।